पिछले समय में राज्य शासन की रिपोर्ट्स की जानकारी मुझे समय समय पर नहीं मिली है, पर अब मैंने एक नई व्यवस्था करी है। प्रतिवेदक यानी कि रिपोर्टर्स की नियुक्ति हर राज्य में करी गई है। उन्हें निर्देश दिया गया है कि प्रजा से जुड़े किसी भी विषय को किसी भी जगह पर मेरे समक्ष रखा जाएगा। फर्क नहीं पड़ता चाहे मैं भोजन कर रहा हूँ या गौशाला में हूँ, विश्राम या फिर बगीचे में हूँ। प्रजा के कार्यों को लेकर मैं हमेशा सजग हूँ। किसी भी विषय को लेकर अगर विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो महामंत्रों को मैंने जिम्मेदारी दी है कि वो मुझे तुरंत अवगत करें, क्योंकि लोक कल्याण की दिशा में समस्त प्रजा का उद्धार करना ही मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। धम्म के इस अभिलेख को निर्गत करने के पीछे मेरा उद्देश्य है कि मेरे पौत्र और प्रपौत्र, आने वाली पीढ़ी लोक कल्याण के कार्यों के लिए प्रतिबद्ध रहे। ये रॉयल प्रोक्लेमेशन है महान सम्राट अशोक के रॉक एडिक्ट 6 गिरनार वर्जन से। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किंग अपने सब्जेक्ट्स से डायरेक्टली कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। लास्ट टाइम हमने बात करी थी पर्शियन और मैसेडोनियन इन्वेजन्स की। आज उसी सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मौर्यन एम्पायर की। 324 टू 187 BC जो कि मौर्यंस का शासन काल रहा है। इस टाइम पीरियड में ना कि पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट बल्कि नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्री को क्रॉस करके उस एरिया को भी सबड्यू किया गया जो ग्रीक्स के कब्जे में था। आज हम इसी मौर्यन एम्पायर को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। किसी भी हिस्टोरिकल टाइम पीरियड के बारे में जानकारी इकट्ठी करने से पहले हमें उसके सोर्सेज को जान लेना चाहिए। मौर्यन पीरियड के लिए हमारे पास काफ़ी सारे सोर्सेज हैं, जैसे कि पुराणास, इसमें मौर्यन किंग्स की लिस्ट दी गई है। जैन सोर्सेज की जब हम बात करते हैं तो हेमचंद्र की बुक है परिशिष्ट पर्वन, जिसमें चंद्रगुप्त और उनके जैना रिलीजन से एसोसिएशन के बारे में बात करी गई है। इसके बाद 5th सेंचुरी में विशाखा दत्त की एक बुक है जो कि एक ड्रामा है, उसका नाम है मुद्रा राक्षस। इसमें चाणक्य के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है। उसके बाद आते हैं बुद्धिस्ट सोर्सेज। बुद्धिस्ट सोर्सेज काफ़ी सारे हैं मौर्यन एज के बारे में। सबसे पहले महावंशा, और इसके अलावा चंद्रगुप्त को मिलिंद पन्हा और महाभाष्य में भी मेंशन किया गया है। बुद्धिस्ट सोर्सेज के जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो है अशोक, जैसे कि दीपवंशा, महावंशा, अशोक वदान, दिव्य वदान। ये जो सारी बुक्स हैं ये किंग अशोका के अराउंड ही रिवॉल्व करती हैं। ये जो टेक्स्ट के बारे में हमने आपको बताया है इनमें इरेगुलरिटीज़ हैं और ये एक दूसरे से माइनर डिटेल्स में क्लैश करते हैं। इसलिए मौर्यन एज के बारे में जो 3 मेजर सोर्सेज हमारे रहने वाले हैं वो है कौटिल्य की अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज की इंडिका और अशोकन इंस्क्रिप्शंस। आइए एक एक से हम इन तीनों सोर्सेज को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अर्थशास्त्र की। कौटिल्य की अर्थशास्त्र स्टेट क्राफ्ट पे एक काफ़ी जटिल और विस्तृत बुक है। इसमें लिखा है कि अर्थ धर्म और काम से सुपीरियर है। ये बुक का सेंट्रल थीम इकोनॉमिक्स नहीं है बल्कि कूटनीति है। कौटिल्य की ये बुक 15 बुक्स यानी कि अधिकरण में डिवाइडेड है। पहली 5 किताब इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि तंत्र पर है, अगली 8 इंटर स्टेट रिलेशन और लास्ट की 2 बुक्स मिसलेनियस टॉपिक पर है। अर्थशास्त्र की ऑथरशिप को लेके 2 व्यूज हैं। पहला जो कि एक ट्रेडिशनल व्यू है, कहता है कि इसके ऑथर कौटिल्य है, जिन्होंने चाणक्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। उन्होंने चंद्रगुप्त की हेल्प करी नंद को उखाड़ने में और बाद में वो उनके चीफ मिनिस्टर बन गए। इस व्यू को सपोर्ट किया है कमंडक की नीतिसार, विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस और बाणभट्ट की कादम्बरी, इन तीनों बुक्स ने। ये तीनों जो बुक्स हैं ये लेटर वर्क्स हैं। अब जो दूसरी पार्टी है यानी कि दूसरा व्यू है, वो कहता है कि सिंस कौटिल्य को महाभाष्य जो कि पतंजलि में मेंशन नहीं किया गया है, जो कि मौर्यंस के कोर्ट को डिस्क्राइब करती है, मेगस्थनीज जो कि चंद्रगुप्त के कोर्ट से एसोसिएटेड है, उन्होंने भी कौटिल्य को मेंशन नहीं किया अपनी बुक इंडिका में। पर महाभाष्य तो एक ग्रामर का टेक्स्ट है, तो वो हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज को क्यों मेंशन करेगा? और सिंस मेगस्थनीज की इंडिका का एक मेजर पोर्शन खो चुका है तो मे बी मेंशन किया गया हो पर वो पोर्शन अवेलेबल ही ना हो, ऐसा हो सकता है। खैर, ये डिबेट हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हम आगे बढ़ेंगे और थोड़ी और बात करेंगे अर्थशास्त्र के बारे में। अर्थशास्त्र एम्फेसाइज करता है इंपीरियल आइडियाज और एम्बिशंस को। इस टेक्स्ट में जो पूरा स्टेट क्राफ्ट पर डिस्कशन है वो एक विजिगिशु यानी कि वुड बी कंकरर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ऑथर के माइंड में एक वेल एस्टेब्लिश्ड पॉलिटी है। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ कि अर्थशास्त्र में ना तो मौर्यंस, ना उनके एम्पायर या चंद्रगुप्त या पाटलिपुत्र किसी को भी मेंशन नहीं किया गया है। ये बात हुई अर्थशास्त्र। आगे बढ़ेंगे, मेगस्थनीज की इंडिका के बारे में बात करेंगे। ग्रीक और रोमन अकाउंट्स में
किंग सैंड्रोकोटस और अमित्रोकोटस को मेंशन करते हुए कहा है कि उनकी कैपिटल पालिम्बोथरा थी। ये दोनों कौन हैं? किंग सैंड्रोकोटस यानी कि चंद्रगुप्त और अमित्रोकोटस यानी कि बिंदुसार और पालिम्बोथरा यानी कि पाटलिपुत्र। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के रिप्रेजेंटेटिव बनके आर्कोसिया यानी कि प्रेजेंट डे कांधार अफगानिस्तान के गवर्नर के यहाँ पोस्टेड थे। सेल्यूकस और चंद्रगुप्त में एक ट्रीटी साइन हुई और उसके बाद मेगास्थनीज को एम्बेसडर यानी कि राजदूत बनाकर मौर्यन कोर्ट भेज दिया गया और यहाँ से शुरुआत होती है मेगास्थनीज की। मेगास्थनीज ने अपने इंडियन ट्रैवल्स और एक्सपीरियंसेस को एक बुक में कंपाइल किया और उस बुक को नाम दिया था इंडिका। बुक तो नहीं बची, लेकिन इस बुक के कुछ फ्रैगमेंट्स को लेटर ग्रीक और लैटिन वर्क्स में मेंशन किया गया है और जिन ऑथर्स ने इस पे अपना काम किया है उनका नाम है डियोडोरस जो कि एक रोमन ऑथर है, स्ट्राबो उनकी बुक है ज्योग्राफी, और अराइन जिनकी एक बहुत फेमस बुक है एनाबेसिस जिसमें अलेक्जेंडर के कैंपेन को डिटेल में बताया गया है, और अराइन ने एक बुक और लिखी है जिसका नाम है इंडिका जो कि कंटिन्यूएशन है मेगास्थनीज की बुक का। उसके बाद है प्लिनी जो कि एक रोमन है, उन्होंने एक और बुक लिखी है उसका नाम है नेचुरलिस हिस्टोरिया। इंडिका डिस्क्राइब करती है इंडिया को। इंडिया उनके अकॉर्डिंग क्या है? इंडिया है लैंड बियॉन्ड इंडस। इंडिया की शेप, साइज, रिवर्स, सॉइल, क्लाइमेट, प्लांट्स, एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ग्रीक्स के लिए इंडिया एक फैसिनेटिंग जगह थी और वो यहाँ के एनिमल्स को काफ़ी डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं जैसे कि एलिफेंट, मंकी और टाइगर। इंडियंस के रिलीजियस बिलीफ के बारे में भी बात करी गई है जैसे कि वासुदेव कृष्ण, और सोसाइटी में उन्होंने ब्राह्मण्स को भी मेंशन किया है। इजिप्ट और यूरोप से इंडिया को कंपेयर करने की एक कोशिश करी गई है जैसे कि गंगा और इंडस को नाइल और दानुबे रिवर से कंपेयर किया गया है। ग्रीक्स इंडियन हिस्ट्री को रिकॉर्ड करने के लिए नहीं आए थे। उनके अकाउंट हमें ग्रीक पर्सपेक्टिव में इंडिया को लेकर इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इंडिका को डबल फिल्टर किया गया है। पहले मेगास्थनीज ने क्या देखा और सुना वो रिकॉर्ड किया, उसके बाद ग्रीक और रोमन राइटर्स ने मेगास्थनीज के अकाउंट को कैसे इंटरप्रेट किया। इंडिका को एक प्रॉपर हिस्टोरिकल सोर्स के रूप में हम नहीं देख सकते क्योंकि इंडिका में मोस्टली कहानियाँ हैं, अजीब अजीब कहानियाँ हैं। जैसे कि इंडिका में एक स्टोरी है उसमें बताया गया है कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में एक पहाड़ है जहाँ पे कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो 8-10 फुट के हैं, उनके पैर उल्टे हैं, हर पैर में 12-12 उंगलियां हैं। तो ऐसे करके काफ़ी सारी अजीब अजीब स्टोरीज हैं। ये तो हुई इंडिका की बात। अब हम आगे बढ़ेंगे और जो सबसे ऑथेंटिक और रिलायबल सोर्स है मौर्यन हिस्ट्री के यानी कि अशोकन इंस्क्रिप्शंस, उनके बारे में बात करेंगे। जब जेम्स प्रिंसेप ने अशोकन एडिक्ट्स को हिंदी में अध्यादेश कहते हैं जो कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट में थे, उनको पहली बार देखा तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि ये किस किंग को रेफर कर रहे हैं क्योंकि इनमें 2 नामों का यूज हुआ था, देवनाम पिय यानी कि बिलवेड ऑफ गॉड्स और पियदसी। बाद में प्रिंसिप को दीपवंशा और महावंशा जो कि श्रीलंकन क्रॉनिकल्स हैं वहां से पता चलता है कि ये सम्राट अशोक के लिए यूज होने वाले टाइटल हैं। माइनर रॉक एडिक्ट 1 में किंग का पर्सनल नाम अशोक यूज हुआ है। ये जो इंस्क्रिप्शन है इसकी डिस्कवरी जो रॉक एडिक्ट 1 है काफी लेट हुई। अशोका के इंस्क्रिप्शंस को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। 2 मेन कैटेगरीज हैं, 7 पिलर एडिक्ट्स हैं और 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं। इसके अलावा माइनर रॉक और पिलर एडिक्ट्स भी हैं और कुछ केव इंस्क्रिप्शंस। अशोक के इंस्क्रिप्शंस उनके आइडियाज़ को अपने सब्जेक्ट्स तक डायरेक्टली पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल से इंडियन हिस्ट्री में सम्राट अशोक ऐसे पहले किंग हैं जो अपने सब्जेक्ट से डायरेक्टली बात करने की कोशिश करते हैं। अब ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं इनमें अधिकतर धम्म की बात करी गई है या फिर अशोक और उनके बुद्धिज्म से एसोसिएशन के बारे में। एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल, इकोनॉमिक एस्पेक्ट इन इंस्क्रिप्शंस में उनके बारे में बहुत ही कम बात करी गई है। ये मेन फोकस नहीं है इंस्क्रिप्शंस का। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे मौर्यन किंग्स की। नंद राजाओं की रखी हुई नींव पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। चंद्रगुप्त मौर्य के ओरिजिन को लेके सोर्सेज डिवाइडेड हैं। बुद्धिस्ट सोर्सेज के हिसाब से वो क्षत्रिय हैं, मौर्य क्लैन से बिलोंग करते हैं। मुद्रा राक्षस की अगर माने तो वो एक लो सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। हमारे लिए ये डिबेट इतना मैटर नहीं करती, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे और चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्यन एम्पायर के ट्रू फाउंडर हैं उनके बारे में बात करेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मौर्यन एम्पायर का जितना भी एक्सपेंशन हुआ वो चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर में ही हुआ। ही वॉज द मोस्ट सक्सेसफुल मौर्यन किंग।
चंद्रगुप्त ने सबसे पहले अपने आप को इस्टेब्लिश किया पंजाब एरिया में, क्योंकि वहाँ पे फॉरेन इन्वेजन्स की वजह से जो छोटे छोटे किंगडम्स हैं वो काफी वीक हो चुके हैं। इसके बाद वो ईस्टवर्ड यानी कि पूर्व की तरफ बढ़ते हैं और मगध एरिया जीत लेते हैं। ये सब चंद्रगुप्त अकम्पलिश करते हैं तक्षशिला के एक व्यक्ति की मदद से, जिनका नाम है चाणक्य। इन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त नाम से भी जाना जाता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब पर्शियन और मैसेडोनियन इन्वेजन्स हुए तो उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट था और उससे कितना ज़्यादा सपोर्ट मिला मौर्य एम्पायर को खड़े होने में। ग्रीक सोर्सेस की माने तो अलेक्जेंडर और चंद्रगुप्त एक दूसरे से एक बार मिले भी थे। सेल्यूकस निकेटर जो कि अलेक्जेंडर के ईस्टर्न प्रोविंस इनहेरिट करते हैं, उनमें और चंद्रगुप्त में एक विवाद भी हुआ। समझौते के रूप में सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को 3 टेरिटरीज भी दी और बदले में चंद्रगुप्त ने उन्हें 500 हाथी उपहार के रूप में दिए। रुद्रदमन के जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में बताया गया है कि चंद्रगुप्त ने सुदर्शन लेक का निर्माण करवाया था। ये इंस्क्रिप्शन 2nd सेंचुरी का है और चंद्रगुप्त के रेन का इकलौता इंस्क्रिप्शनल रेफरेंस है। कुछ जैन ग्रंथ चंद्रगुप्त के जैन और कर्नाटक कनेक्शन के बारे में भी बात करते हैं। जैन संत भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त कर्नाटक की ओर चल पड़े जब भद्रबाहु ने 12 साल मगध में अकाल पड़ने की भविष्यवाणी। श्रावण बेलगोला में इंस्क्रिप्शनल एविडेंस है कि चंद्रगुप्त ने यहीं पे सल्लेखान किया था, यानी कि डेथ फ्रॉम स्टार्वेशन। चंद्रगुप्त की मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के बारे में ग्रीक सोर्सेस क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। प्लूटार्क ने लिखा है कि सैंड्रोकोटस ने पूरे इंडिया को अपनी 6 लाख स्ट्रॉन्ग आर्मी से कैप्चर कर लिया। जस्टिन भी लगभग सेम बात करते हैं। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन के हिसाब से देखें तो चंद्रगुप्त का एम्पायर सौराष्ट्र यानी कि गुजरात तक है। इन कंक्लूजन चंद्रगुप्त चीफ आर्किटेक्ट थे उस विशाल मौर्यन साम्राज्य के। चंद्रगुप्त को सक्सीड किया बिंदुसार ने। अगेन सोर्सेज डिवाइडेड हैं इस पे। जैना सोर्सेज के हिसाब से सिमसेना सक्सेसर हैं, महाभाष्य के अकॉर्डिंग अमित्रघाटा, और ग्रीक सोर्सेस उनको बोलते हैं अमित्रोकिटस। बुद्धिस्ट सोर्सेस कोई खास इन्फॉर्मेशन बिंदुसार के बारे में प्रोवाइड नहीं करते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि बिंदुसार आजीविक को पैटर्नाइज करते हैं। बिंदुसार के वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे। सीरिया के किंग एंटियोकस के एम्बेसडर डेमाकस और टॉलेमी II यानी कि किंग ऑफ इजिप्ट के राजदूत डायोनिसिस, ये दोनों लोगों ने बिंदुसार के कोर्ट में अपनी उपस्थिति दी थी। एक स्टोरी के अकॉर्डिंग बिंदुसार ने एंटियोकस से रिक्वेस्ट की थी कि उसे स्वीट वाइन, सूखे अंजीर और एक सोफिस्ट, ये तीनों चीज़ें भेज दी जाएं। इस पर एंटियोकस ने रिप्लाई दिया कि ग्रीस का जो कानून है ये किसी सोफिस्ट को भेजने की इजाज़त नहीं देता है, लेकिन वाइन और अंजीर निश्चित रूप से भेज सकते हैं। 273 BC में बिंदुसार की डेथ के बाद 4 साल तक एक सिविल वॉर हुआ और राधागुप्त जो कि एक मिनिस्टर हैं, उनकी हेल्प से अशोक ने राजगद्दी संभाली। ये इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है बुद्धिस्ट टेक्स्ट महावंशा से। बात करेंगे सम्राट अशोक की, जो कि सबसे फेमस मौर्यन रूलर हैं। बुद्धिस्ट टेक्स्ट में अशोका के बारे में काफ़ी कुछ लिखा गया है। उनके अनुसार अशोका ग्रेट है और एक आइडियल किंग है। बुक अशोक वदान में बताया गया है कि अशोक की जो माँ है क्वीन सुभद्रंगी चंपा के एक ब्राह्मण की बेटी हैं। पैलेस की इंटरनल पॉलिटिक्स के चलते वो किंग से काफ़ी समय तक दूर रही, पर जब मतभेद खत्म हुआ और वो पैलेस वापस लौटी, तब कुछ समय के बाद अशोक का जन्म हुआ। आई एम नाउ विदाउट सॉरो, ये क्वीन ने अशोक के जन्म के टाइम पे बोला था और इसी से बच्चे का नाम पड़ा अशोक। बिंदुसार जब किंग थे तब अशोक पहले तक्षशिला और उसके बाद फिर उज्जैन के गवर्नर बने। विदिशा के एक मर्चेंट की बेटी देवी से अशोक को प्यार हुआ और उनसे अशोक के 2 बच्चे हुए, संघमित्रा और महेंद्र, जिन्होंने बाद में बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बुद्धिस्ट संघ ज्वाइन किया था। अशोकन इंस्क्रिप्शंस की लोकेशन से हमें पता लगता है कि एम्पायर की वेस्टर्न बाउंड्री कांधार तक थी। ईस्ट साइड में उड़ीसा तक लगभग पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट मौर्यंस के कब्जे में था, एक्सेप्ट डीप साउथ यानी कि चोला और पंड्या किंगडम। मौर्यन एम्पायर का डाउनफॉल अशोक की डेथ के बाद ही शुरू हो गया। एम्पायर वीक हो गया था और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड भी था। उसके बाद बैक्ट्रियन ग्रीक्स का इन्वेजन हुआ और फाइनली प्रियदत्त, जो कि लास्ट मौर्यन किंग थे, उनकी हत्या उनके मिलिट्री कमांडर पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और फिर उदय हुआ शुंग डायनेस्टी का 180। ये हमने मौर्यन एम्पायर की पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में जाना। आगे हम एक महत्वपूर्ण घटना के बारे में बात करेंगे जो कि है कलिंग का युद्ध। सम्राट अशोक के जीवन का ये हाईलाइट है।
अब हम देखेंगे कि कलिंग का जो वॉर है इसका क्या इम्पैक्ट। राजगद्दी संभालने के बाद अशोक ने केवल एक मेजर वॉर लड़ा और वो था कलिंग का युद्ध। इस युद्ध में 1 लाख लोगों की डेथ हुई और लगभग 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया गया। राजा अशोक को काफी दुख हुआ ये मारकाट देख के। उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो कल्चरल कॉन्क्वेस्ट पे फोकस करेंगे, ना कि फिजिकल ऑक्यूपेशन। यानी कि भेरी घोष जो कि होता है साउंड ऑफ वॉर ड्रम्स की जगह पे होगा धम्म घोष। इस युद्ध के बारे में हमें जानकारी मिलती है 13th मेजर रॉक एडिक्ट से। इस वॉर के बाद अशोक अपील करते हैं ट्राइबल पीपल से और कलिंग के कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट से कि वो भी लोग अब धम्म को फॉलो करें, और इस काम के लिए अशोक ने कुछ ऑफिसर्स को भी अपॉइंट किया जो कि धम्म के आइडियाज को स्प्रेड करेंगे। अशोक ने वेस्ट एशिया और ग्रीक के किंगडम में शांति दूत भेजे और श्रीलंका में बुद्धिज्म के स्प्रेड के लिए कुछ मिशनरीज भी। पर ऐसा सोचना गलत होगा कि कलिंग वॉर के बाद अशोक टोटल पैसिफिस्ट बन गए थे। ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि उन्होंने अपनी आर्मी को डिसबैंड कर दिया था। एक इंस्क्रिप्शन में अशोक ने फॉरेस्ट पीपल को चेतावनी भी दी थी कि अगर वो धर्म का पालन नहीं करेंगे तो उनको पनिशमेंट भी मिलेगी, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई राजुकास को जो कि एक ऑफिसर क्लास है। चलिए थोड़ी सी बात करेंगे अशोका की इंटरनल पॉलिसी और बुद्धिज्म के बारे में। सम्राट अशोक ने 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन किया और उसके बाद श्रीलंका और बर्मा में मिशनरीज भेजे। अशोक अपने इंस्क्रिप्शंस में अपने सब्जेक्ट यानी कि प्रजा को अपना चिल्ड्रन बताते हैं। धम्म महामात्रा एक ऑफिसर रैंक थी जिसका काम रिलीजन को स्प्रेड करना था, और राजुका जैसा कि मैंने बताया था उनका काम था पनिश करना लोगों को, ये जस्टिस डिपार्टमेंट था। धम्मलिपि यानी कि अशोकन इंस्क्रिप्शंस केवल रिलीजन और मोरालिटी की बात नहीं करते बल्कि सोशल और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स को भी टच करते हैं, पर ये सेंट्रल फोकस नहीं है। अब इंडियन हिस्ट्री में अशोका का क्या महत्व है, तो सबसे पहले तो अशोक ने कंट्री को पॉलिटिकली यूनिफाई किया था। एक रिलीजन, एक लैंग्वेज और एक स्क्रिप्ट यानी कि ब्राह्मी। एट द सेम टाइम अशोका एक टॉलरेंट रूलर थे। ये साबित होता है कि कैसे उस टाइम पे खारोश्ती, अरेमिक और ग्रीक स्क्रिप्ट का विकास हुआ। अशोक की पीसफुल पॉलिसी, नॉन अग्रेशन और कल्चरल कॉन्क्वेस्ट एक यूनिक सिस्टम था क्योंकि ही वॉज द फर्स्ट वन टू डू सो। कौटिल्य की अग्रेसिव पॉलिसी का टोटल रिवर्स अशोक की पॉलिसी थी। इतनी सारी रिसोर्सेज होने के बाद भी अशोक ने कलिंग के बाद कोई वॉर नहीं लड़ा। ये अशोका का इंडियन हिस्ट्री में इम्पोर्टेंस है, बट इस पॉलिसी से उनके सक्सेसर्स पे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा। उनकी डेथ के जस्ट बाद वाइसरॉय और गवर्नर्स ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था और धीरे धीरे एम्पायर का पतन हो गया। अगले मेजर टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जो कि है मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन को समझना हमारे 3 मेन सोर्सेज से एक मुश्किल टास्क है क्योंकि अर्थशास्त्र की कंप्लीट रचना मौर्यन एज में नहीं हुई है। इंडिका में काफ़ी इनएक्यूरेसीज हैं और अशोकन इंस्क्रिप्शंस मोस्टली धम्म पर फोकस करते हैं, लेकिन स्टिल अर्थशास्त्र में सबसे ज़्यादा डिटेल दी गई है एडमिनिस्ट्रेशन को लेके। अर्थशास्त्र पहला इंडियन टेक्स्ट है जो एक स्टेट को डिफाइन करता है। सप्तंग राज्य का जो कॉन्सेप्ट अर्थशास्त्र में दिया गया है वो डिफाइन करता है कि एक आइडियल स्टेट क्या होता है। ये जो 7 एलिमेंट्स है यानी कि प्रकृति, वो है स्वामी यानी कि किंग, अमात्य मिनिस्टर्स, जनपद टेरिटरी, दुर्ग यानी कि फोर्ट, कोश यानी कि ट्रेजरी, दंड जस्टिस, मित्रा एलाई। ये वो 7 की 7 एलिमेंट्स हैं जो कि एक स्टेट के लिए नेसेसरी है। ये जो 7 एलिमेंट्स हैं या प्रकृति, इनके अकॉर्डिंग मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आता है किंग यानी कि स्वामी। स्वामी सेंट्रल फोकस है एम्पायर का। अर्थशास्त्र में किंग को काफ़ी हिदायतें दी गई हैं कि कैसे उनको अपने पैलेस को गार्ड करवाना है, खाना कैसे खाना है, पहले उसको टेस्ट करवाना है वगैरह वगैरह। राज्य में किंग को अपने जासूस हमेशा तैनात रखने हैं क्योंकि धोखा हमेशा अपने ही करते हैं। इसमें किंग की ड्यूटीज़ भी बताई गई हैं कि कैसे अपने सब्जेक्ट्स को खुश रखना है। अर्थशास्त्र में बताया गया है कि एक राजा को एक ही रूम में पूरी रात नहीं सोना चाहिए, कैसे उन्हें अपना बेड को पूरे रात चेंज करते रहना चाहिए। जो उनके गार्ड्स होने चाहिए, जो पर्सनल गार्ड्स हैं वो फीमेल होनी चाहिए। ऐसे करके अर्थशास्त्र में किंग को लेके काफ़ी कुछ कहा गया है। अब हम अपने दूसरे अंक की तरफ बढ़ेंगे जो कि है अमात्य। अमात्य एक अम्ब्रेला टर्म है हाई रैंकिंग मिनिस्टर्स के लिए। मंत्री परिषद की बात की गई है। रॉक एडिक्ट 3 में अशोक ने कहा है कि परिषद युक्त यानी कि ऑफिसर्स को गाइड करेगी कि काम कैसे करना है। परिषद एक ग्रुप है लोगों का। कुछ हाई पोस्ट की हम बात करेंगे तो सबसे पहले आता है समाहर्त्री यानी कि चीफ कलेक्टर ऑफ रेवेन्यू। उसके बाद है समनिधत्री जो कि है ट्रेजरार, दोवारिका जो कि चीफ है पैलेस के, अंतर्वंशिका जो कि पैलेस गार्ड्स हैं उनके चीफ है,
इसके बाद कुछ अध्यक्षों को भी मेंशन किया गया है जो कि डिपार्टमेंटल हेड होते हैं। अब जो अशोक का रिलीजियस काडर है वो है महामतास। जब अशोक के शासनकाल को 13 साल बीत गए तब एक नए ऑफिसर क्लास का नाम सामने आया, वो था धम्म महामतास। इनका काम ऑल ओवर एम्पायर में धम्मा स्प्रेड करना था। आगे बढ़ेंगे, जो अगला एलिमेंट है वो है जनपद। हम बात कर रहे हैं जनपद की, यानी कि टेरिटरी। मौर्यन एम्पायर 4 प्रोविंसेस में डिवाइडेड था और इन चारों प्रोविंसेस के एक एक हेडक्वार्टर थे। तो जो सदर्न पार्ट है उसका हेडक्वार्टर है सुवर्णगिरी, नदर्न पार्ट का है तक्षशिला, वेस्टर्न पार्ट का है उज्जैन, ईस्टर्न पार्ट का है तोसली। इन प्रोविंसेस के हेड हुआ करते थे, वो हेड गवर्नर्स हुआ करते थे। गवर्नर्स को राष्ट्रीय कहा जाता था मौर्यन टर्मिनोलॉजी में, और ये पोस्ट मोस्टली कुमारों के लिए ही रिजर्व की गई थी, यानी कि रॉयल प्रिंसेस। प्रदेशिका, राजुका, युक्त, ये सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स थे। विलेज की अलग अलग यूनिट्स हैं। अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग 800 विलेज का जो ग्रुप है उसको बोला जाता है स्थानीय। उसके बाद आता है द्रोणमुख जो कि 400 विलेजेस का समूह है। उसके बाद करवर्तिका जो 200 विलेजेस का समूह है। उसके बाद समग्रहना जो 10 विलेजेस का कलेक्शन है। विलेज के जो हेड्स हैं उनको बोला जाता है ग्रामिका। स्थानीय जो कि सबसे बड़ी यूनिट है 800 विलेजेस की, उसके जो हेड हैं उनको बोला जाता है गोप। अब हम मेगास्थनीज का एग्जाम्पल और मेगास्थनीज की इंडिका से ये सब इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं निकालते हैं, इसका रीज़न है मेगास्थनीज एक राजदूत थे। जब वो यहाँ पे पोस्ट हुए तो वो पाटलिपुत्र से कभी बाहर ही नहीं गए, वो हमेशा रॉयल कैपिटल में रहे। तो जो मेगास्थनीज का जो इन्फॉर्मेशन है वो केवल अप्लाई होता है पाटलिपुत्र में। अगले एलिमेंट की तरफ बढ़ेंगे जो कि है कोष, यानी कि ट्रेजरी। इस सप्तांगिक राज्य में लोगों की आय का प्रमुख साधन है एग्रीकल्चर, ट्रेड और एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि पशुपालन। लैंड सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है रेवेन्यू का। सीता अध्यक्ष नाम के एक ऑफिसर के पास प्राइवेट और स्टेट ओन्ड लैंड दोनों का रिकॉर्ड रहता है, यानी कि पटवारी। क्षेत्रिका यानी कि भूस्वामी और टेनेंट यानी कि उपवास में फर्क अर्थशास्त्र में बताया गया है। किंग के जो टैक्सेस हैं या शेयर है उसको भाग बोला जाता है। इसके अलावा और भी टैक्स हैं जैसे कि कर, बाली, उद्दक भाग जिसको हम वाटर टैक्स बोलते हैं। शहर में जो अर्बन टैक्सेस हैं उनको कहा गया है शुल्क। ये एक तरह से एक्साइज ड्यूटी है। विष्टि शब्द का भी एक बार यूज हुआ है, इसका मतलब फोर्स्ड लेबर होता है। अगले एलिमेंट की बात करेंगे जो कि है दुर्ग, यानी कि फोर्ट। कौटिल्य कहते हैं कि राज्य के बॉर्डर पे जो फोर्ट्स हैं उनको एक ऑफिसर क्लास जिनको बोला जाता है अंतपाल, उनके अंडर में होना चाहिए। फोर्ट के आर्किटेक्चर को भी काफी डिटेल में डिस्क्राइब किया है। सेनापति और नायक सबसे हाई रैंकिंग मिलिट्री ऑफिसर्स हैं। आर्मी में 4 डिविजन है, इन्फेंट्री, पत्याध्यक्ष, कैवलरी, अश्वाध्यक्ष, चैरियट्स, रथाध्यक्ष, एलिफेंट्स, हस्त्याध्यक्ष। ये 4 आर्मी में डिविजन्स हैं। जो 6वीं प्रकृति है वो है दंड, जिसको हम जस्टिस डिपार्टमेंट की तरह समझेंगे। जजेस को मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में धर्मस्थास कहा गया है। प्रदेशित्री से एक दूसरी ऑफिसर क्लास है जिसका काम क्राइम को रोकना है, यानी कि पुलिस ऑफिसर्स। अपराधी को सजा उसके वर्ण के हिसाब से दी जाती थी। पिलर एडिक्ट 4 में अशोक कहते हैं कि उन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि न्यायिक प्रक्रिया में समता यानी कि समानता हो। अगले और आखिरी एलिमेंट जो कि मित्र है, एलाय, उसकी तरफ बढ़ेंगे। चाणक्य नीति में 6 पॉलिसीज हैं जिनको शतगुण्य कहा गया है। संधि, विग्रह, आसना, यना यानी कि मार्चिंग ऑन एनिमी, संश्रय यानी कि शेल्टर और द्वैधी भव। ये 6 नीति हैं। डिटेल में स्क्रीन पर छोड़ दूंगा। कौटिल्य 3 टाइप के कॉन्करर्स के बारे में बताते हैं। पहला असुर विजयन यानी कि डेमोनिक, उसके बाद लोभ विजयन यानी कि ग्रीडी, उसके बाद धर्म विजयन यानी कि सत्यवादी कॉन्करर। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की मदद से हमने मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन को समझने की कोशिश की। ग्रीक सोर्सेस रिलायबल ना होने की वजह से हमने उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करी। आई होप कि मौर्यन स्टेट मशीनरी अब आपके लिए थोड़ी बहुत क्लियर हो गई होगी, क्योंकि अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हमारा